नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो BA सेकेंड ईयर में हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसके हम इतिहास और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम विकास के बारे में। विकास में मैंने बताया था कि जर्मन विचारधारा है, ब्रिटिश विचारधारा है, फ्रांसीसी विचारधारा है, अमेरिकन विचारधारा है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। तो आज पढ़ेंगे हम जर्मन विचारधारा के बारे में कि जर्मन विचारधारा का क्या योगदान रहा था इसमें मानव भूगोल के विकास में। जर्मन भूगोलवेत्ता प्रमुख रूप से मानव एवं वातावरण में प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को प्रमुखता से मानते थे। इनके अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं पर वातावरण का प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है। मनुष्य चारों ओर से वातावरण से घिरा हुआ है तथा मनुष्य वातावरण के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता है, और इस विचारधारा को उन्होंने नाम दिया था निश्चयवाद। तो ये जो निश्चयवाद की विचारधारा आई थी मानव भूगोल में, ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा आई थी। और निश्चयवाद में यही कहा था कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका गुलाम है। ये बात जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने दी थी। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, एक तो इमैनुअल कांट थे। कांट ने भूगोल में भौतिक तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। भौतिक तथ्यों को मानव जीवन पर आधार माना जाता था। कांट ने इतिहास को भी भूगोल में सम्मिलित किया तथा भूगोल को प्रमुख 6 शाखाओं में बांटा था उन्होंने। कौन कौन सी शाखाएं थी? भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और धर्म या आध्यात्मिक भूगोल। तो हम कह सकते हैं कि ये कांट का योगदान था मानव भूगोल के विकास में। कांट के बाद में नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो एक बहुत ही बड़े, यूं कह दो आप बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। इनकी खोजें, इनकी किताबों से हमें भूगोल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। हम्बोल्ट का जन्म 1769 में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1859 में हुई थी। 90 साल तक इनका जीवन काल रहा था। इनका जन्म पर्सिया के एक कुलीन परिवार में हुआ। उनका प्रारंभिक अध्ययन वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र से था। धीरे धीरे इन्होंने भूगोल की तरफ रुचि दिखाई और अनेक यात्राएं की। इन्होंने वेनेजुएला गए, 5 वर्षों तक वहाँ रहे, 64,000 किलोमीटर की यात्राएं की। उसके बाद में 1801 में हम्बोल्ट पुनः एंडीज पर्वत के अध्ययन के लिए कोलंबिया पहुंचे। स्वयं चिम्बारेंजो पर्वत शिखर पर चढ़ा। पेरू की राजधानी लिम्बा पहुंचकर उन्होंने सागरीय धाराओं का अध्ययन किया। इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी जो पेरू धारा है उसे हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने खोज की थी। हम्बोल्ट को जैव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व की प्राकृतिक वनस्पति तथा फसलों का ऊंचाई तथा तापमान से संबंध स्पष्ट किया था। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस द्वारा 1876 में लिखित पुस्तक जीवों का भौगोलिक वितरण में भी स्पष्ट किया गया था। इन यात्राओं के दौरान प्रथम बार काल मापी का प्रयोग करके धरातल पर देशांतरों को निश्चित किया तथा वायुदाब की सहायता से ऊंचाई निर्धारित की। हम्बोल्ट दक्षिण अमेरिका की यात्रा पूर्ण करके 1804 में फ्रांस पहुंचा, जहां 21 वर्षों तक पेरिस में रहे। 1829 में रूसी सरकार के निमंत्रण पर यूराल पर्वतीय क्षेत्र के धात्विक खनिज का भ्रमण किया और वहां इन्होंने 1843 में फ्रांसीसी भाषा में मध्य एशिया नामक ग्रंथ लिखा था। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। कई बार पूछ लेते हैं कि मध्य एशिया ग्रंथ है वो किसने लिखा था? हम्बोल्ट ने। 1823 में पुनः बर्लिन लौट गए। अपने जीवन के शेष 29 वर्ष व्यतीत किए। हम्बोल्ट ने समताप रेखा हिमावृत शब्दावली का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके लिए इन्होंने वन स्पिरिट वन लाइफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी की संकल्पना भी दी थी। हम्बोल्ट ने प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों का शुद्धिपूर्ण उल्लेख किया। भूगोल का कोई तथ्य उनकी दृष्टि से नहीं बचा था। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में तथा प्राकृतिक कारण तत्व में भी विश्वास करते थे। हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखी किताबें हैं वो मध्य एशिया जो 2 खंडों में है
भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, दक्षिण अमेरिका के मूल वंश, मेक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन और कॉस्मोस। कॉस्मोस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि 5 खंडों में लिखा हुआ है। विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कॉस्मोस है वो कितने खंडों में लिखा हुआ है। तो कॉस्मोस जो ग्रंथ है हम्बोल्ट का, वो प्रमुखता से ग्रंथ है, ये तो प्रमुख किताबें थी, और कॉस्मोस है इसका 5 खंडों में विभाजित है। ठीक है विद्यार्थियों, मध्य एशिया 2 खंडों में विभाजित है। हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत संकल्पनाओं में पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में, संसार के स्थानिक विवरणों का ज्ञान, सामान्य भूगोल की भौतिक भूगोल, भूगोल संबंधों का अध्ययन, सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विसंगतता, प्रकृति की एकता, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। हम्बोल्ट एक निश्चयवादी था। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक तत्व मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि समुद्र स्थिति एवं उनका प्रभाव फोनीशियन जाति की बढ़ती हुई शक्ति का भी प्रत्यक्ष कारण माना जाता था। इसके उपरांत उन्होंने हेलेनिक राष्ट्र तथा सभ्यता की दुर्गति से विकास भी अनुकूल जलवायु का परिणाम माना था। हम्बोल्ट ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को मानवीय जातियों के लक्षणों एवं रहन सहन पर भी स्पष्ट दर्शित किया गया। उनका मानना था कि मनुष्य में मानसिक क्षमता, जिनके द्वारा वह अपने को सभी लक्षणों वाली जलवायु में अनुकूलित कर लेता है, तभी मनुष्य सर्वत्र व्याप्त पार्थिव जीवन से भी घनिष्ठ रूप से संबंध रहता है। प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव मानवीय दशाओं पर बताते हुए कहा कि दक्षिण अमेरिका के कारो, कुमाना, पायटा, अफ्रीका के मिस्र, एशिया के अरब आदि क्षेत्रों में स्वच्छ तथा निर्मल आकाश रहने से नीचे निवास करने वाले लोगों के में तीव्र माना जाता था। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की थी। उसके बाद में आता है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर का जन्म 1779 में प्रेशिया की प्रसिद्ध शिक्षक इन फेनथेनतल के निकट मैग्डेलबर्ग में हुआ था। 70 वर्ष की आयु में हेलेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर गणित से संबंधित डिग्रियां प्राप्त कर ली थी। यात्राएं तथा अध्यापन कार्य। रिटर ने हेले विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद 1804 में यूरोप पर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1806 में हम्बोल्ट के संपर्क में आए, उनकी कार्यशैली में भी परिवर्तन हुआ। इस भेंट के उपरांत हम्बोल्ट ने रिटर के अंदर भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न की तथा भूगोल के कार्यों को प्रेरित किया। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है कार्ल रिटर के, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी चित्रण, यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र, भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडी का प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप पर, द्वितीय खंड एशिया महाद्वीप पर, अर्धकुंडे 6 खंडों में और हताकार प्रकाशन, और अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन। ये इसकी प्रमुख विचारधारा मानी जाती थी और इसको इसमें शामिल किया गया है। ये इनकी प्रमुख किताबें थी कार्ल रिटर की। कार्ल रिटर ने हम्बोल्ट की विचारधारा से प्रभावित हुए, जिसे स्वयं रिटर ने स्वीकार किया। रिटर ने भूगोल को प्रादेशिक विधि को अपनाया, जिसमें भौतिक तथा मानवीय कारकों के संश्लेषण पर बल दिया जाता था। इनके द्वारा जो विचारधारा विकसित की गई थी वो है विकासवादी विचारधारा, यूजेन का प्रभाव, नियतिवादी, मतलब इन्होंने भी ये माना था कि मानव के जो क्रियाकलाप है उनका प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का इन पे प्रभाव पड़ता है, प्रकृति को सर्वेसर्वा माना था इन्होंने। मानव केंद्रित भूगोल, संपूर्ण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट हॉल, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, भूगोल अर्धकुंडी का पर्याय, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, प्रादेशिक अध्ययन, भूगोल आनुभविक विज्ञान के रूप में, स्थल का चित्रण आदि इसमें शामिल किए गए हैं। उसके अलावा बाद में रेटजेल, जिसे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, जन्म पर्शिया के ही कार्ल नगर में हुआ था। इन्होंने भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बाद में एक लेख का प्रकाशन किया जो भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक प्रपत्र प्रकाशित हुई। एक मैग्नर से भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावित थे। इनके द्वारा जो लिखित किताबें हैं वो है वोल्कर कुंडी 3 खंडों में, एंथ्रोपोजोग्राफी 2 खंडों में, राजनीतिक भूगोल और जर्मनी एशिया। रेटजेल ने भूगोल का अध्ययन और विकास हम्बोल्ट की यात्राओं के द्वारा ही किया। रेटजेल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया, जिस कारण रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता है, पिता भी कहा जाता है। उनकी जो प्रमुख किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी वो रेटजेल की है। पेसले के लेखों से भूआकृति विज्ञान का जन्म भी माना जाता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो निर्धारित किया था प्रथम खंड में मानवीय क्रियाओं के निर्धारण में वातावरण पर 4 प्रकार से प्रभावित बताए थे इन्होंने। शारीरिक प्रजाति लक्षणों वाले प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जन समूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव, मानव के वितरण एवं गतिशीलता को नियंत्रण एवं निर्धारित करने वाले प्रभाव आदि इसमें सम्मिलित किए गए थे। उनका जो दूसरा खंड था वो मानवीय समुदाय के तत्कालीन विश्व वितरण का भौगोलिक वर्णन था। उन्होंने पृथ्वी पर बसे हुए क्षेत्रों तथा निर्जन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण देते हुए सीमा निर्धारित की। रेडजेल ने मानवीय विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी बताया, एक तो स्थिति, क्षेत्र और सीमाएं। रेडजेल ने एंथ्रोपोजेग्राफी के 3 तथ्यों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद में लेबेनस्ट्रॉम की संकल्पना। रेडजेल ने लेबेनस्ट्रॉम की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका अर्थ होता है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित हो या रहे। इसे संक्षेप में कह सकते हैं जैविक स्थान भी कहते हैं। रेडजेल के अनुसार मानव समूह के जैविक नियम की सीमा में लेबेनस्ट्रॉम सामान्य और आकृति दोनों प्रकार के शामिल किए जाते हैं इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, ये था जो जर्मन विचारधारा है। जर्मन विचारधारा में हमने इमैनुएल कांट है, हमबोल्ट है, कार्ल रिटर है और फ्रेडरिक रेडजेल इनके संकल्पनाओं को सम्मिलित किया। आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।